मोहम्मद विसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास। खबर खास में आज वही मौजू है जो अब तक का सबसे बड़ा सवाल है, जो न सिर्फ बिहार की बल्कि पूरे हिंदुस्तान की सियासत को एक नया रुख देने वाला है, एक नई जिहत देने वाला है। और वो सवाल है कि बिहार में किसकी होगी सरकार, यानी बिहार में सरकार किसकी बनेगी। नई सरकार तो होगी, लेकिन ये नई सरकार किस माने में होगी? क्या नीतीश कुमार के वजीर आला रहते नई सरकार होगी, या कोई और चेहरा एनडीए की तरफ से होगा उसकी नई सरकार होगी, या फिर महागठबंधन यानी अजीम इत्तेहाद यानी ग्रैंड अलायंस की सरकार होगी, जिसमें आरजेडी है, जिसमें कांग्रेस है और जिसमें बायां बाजू की जमातें हैं। ये पहली बार काफी लंबे अरसे के बाद हुआ है बिहार में जब बायां बाजू की जमातों का आरजेडी के साथ अलायंस हुआ हो। और जो सियासी माहिरीन कह रहे हैं कि ये अलायंस वाकई काम कर गया है। और जितने भी पोल्स आए हैं, यानी एग्जिट पोल, यानी कि चुनाव के नतीजों के ऐलान से पहले वोटरों से बातचीत करके जो साइंटिफिक तरीके से एक आदाद शुमार तैयार किए जाते हैं और एक उसका रुख सामने आ जाता है कि किस तरफ ये फैसला अवाम का बैठने वाला है, उसके नतीजे ये बिल्कुल साफ साफ बयां कर रहे हैं कि बिहार में न सिर्फ ये कि नई सरकार आएगी बल्कि तेजस्वी यादव ही, यानी कि जो अजीम इत्तेहाद है, उस इत्तेहाद को ही बिहार की आवाम ने इस पर फैसला किया है कि उसी की सरकार बनेगी। लेकिन हमें चंद घंटों का इंतजार करना जरूर पड़ेगा जब हमारे सामने हतमी फैसला होगा एक रोज बाद, यानी 10 नवंबर को। और हम आपको यह अभी से ही बता दें कि 10 नवंबर को आप सबसे पहले और सबसे दुरुस्त नतीजे सुबह से ही देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा मौजू है वो है आ रही है नई सरकार। इस नई को आपने देखा होगा, हमने इन्वर्टेड कॉमा से घेर रखा है। इसमें कई सवाल छुपे हैं कि ये नई सरकार का मतलब क्या है। हम इसी मौजू पर बात करेंगे और किस हद तक इस नई सरकार का जो एक हम कह सकते हैं कि उसकी जो बुनियाद रखती है अवाम ने 3 मरहलों की वोटिंग में, पहला मरहला, दूसरा मरहला, तीसरा मरहला। और इन तीनों मरहलों की वोटिंग में कोविड-19 यानी कोरोना के खतरों के बावजूद अवाम ने बड़ी तादाद में घरों से बाहर निकलकर अपनी हक रायदही का इस्तेमाल किया, यानी कि वोट दिया। और जो वोटिंग फीसद है वो बिल्कुल उसी तरह का जैसे आम हालात में वहां वोटिंग हुआ करते थे। बिल्कुल 1 से 2% का जो फर्क है, या तो कहीं ज्यादा या कहीं कम। तो इससे भी एक बड़ा सवाल सामने उभरता है कि आखिर कोरोना के खतरों के बावजूद अगर अवाम इस तरह से वोटिंग में शामिल हुई है तो उसके दिल दिमाग में क्या है। क्या अवाम ने इस बार बिहार में जो मौजूदा हुकूमत है उसे बदल देने का फैसला कर लिया है? अगर एग्जिट पोल की बात माने तो हां, अवाम ने बदल देने का फैसला किया है। तो अब सवाल यह पैदा होता है किन बुनियाद पर। और जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं उसके मुताबिक जो नेटवर्क 18 ने भी जो पोल किया है एग्जिट पोल, उसमें भी बहुत साफ साफ जो है अक्सरियत, बिल्कुल जिसे कहते हैं कंफर्टेबल मेजॉरिटी, बल्कि मेजॉरिटी का जो बेंचमार्क हो उससे कहीं ज्यादा। क्योंकि बिहार में कुल 243 सीटें हैं और 243 सीटों का मतलब है कि जिस किसी पार्टी या इत्तेहाद को 122 सीटें मिल जाती हैं, 122 एमएलए उसके जीत जाते हैं, तो उसकी हुकूमत बन जाएगी। उसके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन जो 2020 के लिए जो एग्जिट पोल आया है उसके मुताबिक जो अजीम इत्तेहाद है, यानी जो महागठबंधन है, उसे 180, नेटवर्क 18 ने जो सर्वे कराया था उसमें 180 का, ये टुडेज चाणक्य के साथ मिलकर 180 तक जा सकती है। उसमें हमने 11 सीटों का इजाफा या 11 सीटों का इसमें 180 में की कमी दर्ज की जा सकती है। लेकिन फिर भी ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि टुडेज चाणक्य के साथ जो एग्जिट पोल कराया है नेटवर्क 18 ने, उसके मुताबिक अजीम इत्तेहाद को हर हाल में सरकार बनाने का मौका मिल ही रहा है। लेकिन फिर भी चूंकि लगातार जो माहिरीन है वो ये कहते हैं, या सियासी पार्टियों के जो नुमाइंदे हैं वो ये कहते हैं कि एग्जिट पोल पर हम हतमी फैसला या हतमी भरोसा, यानी पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकते। ये बात सही है। कई मौके ऐसे आए हैं जब एग्जिट पोल के नतीजे जो है वो अपने आदाद शुमार से और जो फाइनल नतीजा है उससे थोड़ा फर्क रहा है। तो इस बात को लेकर कितना फर्क पड़ सकता है, हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ने वाले हैं इस मौजू पर बातचीत करने के लिए। हमारे साथ मोहम्मद इरशादुल्लाह होंगे, लीडर जेडीयू। हमारे साथ अनवर हुसैन होंगे, तर्जुमान आरजेडी के। हमारे साथ आदिल हसन आजाद भी होंगे, एमआईएम के लीडर हैं। और साथ ही डॉक्टर असदुल्लाह पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। डॉक्टर असदुल्लाह, आपसे पहले बात करते हैं। आपका इस्तकबाल करते हुए पहला सवाल हमारा ये है
कि बिहार में जो अवाम ने फैसला लिया है, उस फैसले का जो हतमी ऐलान है वो तो 10 नवंबर को होना है, यानी अब से चंद घंटों के बाद। लेकिन जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं, खुद जो चाणक्य टुडे के साथ मिलकर जो नेटवर्क 18 ने जो एग्जिट पोल किया है, उसके मुताबिक महागठबंधन को 180 सीटों पर हम दिखा रहे हैं। बाकी कई एग्जिट पोल्स ने भी महागठबंधन को यानी अज़ीम इत्तेहाद को इक़्तिदार तक पहुंचाया है। क्या असदुल्ला साहब आपको ये लगता है कि ये जो है आप सच से कितना करीब होता जा रहा है? आपने क्या महसूस किया ग्राउंड रियलिटी को देखते हुए? जी, एक्चुअली हमने तो पूरे बिहार से समझिए फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज और थर्ड फेज में सारे लोग पूरे बिहार का दौरा किया और हर जगह से हमने जो इन्फॉर्मेशन पाया, बिल्कुल गांव-गांव से जाकर करके, उस हिसाब से जो मुझे लग रहा है जो रियलिटी है, ये तो अभी एग्जिट पोल है, सारे चैनल्स ने दिया, आपने भी दिया है और आप तो चाणक्य के साथ मिलकर सबसे मैक्सिमम 180 प्लस माइनस 11 आपने दिया है, आज तक ने भी दिया है 161 मैक्सिमम और एनडीए को उन्होंने 91 दिया है। तो हमारा जो मानना है कि ये जो सारे दे रहे हैं ये बिल्कुल सही है। अब इसमें है कि नंबर्स की जो है प्लस माइनस हो सकते हैं। मेरा जो अपना कैलकुलेशन है, अपना जो कैलकुलेशन हमारा है वो महागठबंधन की सरकार को 140 to 150 रियल ग्राउंड पे हमारा जो अपना कैलकुलेशन, जो हमें इन्फॉर्मेशन पूरे बिहार से आया है, हमने जो कलेक्ट किया है उसके हिसाब से ये लगता है कि 140 से 150 जो है ना महागठबंधन को श्योर शॉट आ रहा है। और बाकी जो है ना 88 जी और 80 से 90 तक जो जी हाँ बोलिए जी, और 80 से 90 जो है एनडीए को मिलने के चांसेस है। और हमें लगता है कि ये लोजपा जो आपके चिराग पासवान आए हैं और ये एमआईएम है, आदिल साहब सामने है, और जन अधिकार पार्टी जो पप्पू यादव है, ये लोग जो है ये लोग कोई भी मतलब डबल डिजिट का तो सोच भी नहीं सकते हैं। और इन लोग को हम अपने जो सिचुएशन जो हमने वॉच किया पूरे बिहार में, उसमें एक तरह से इसको हम डिस्टर्बेंस यूनिट कह सकते हैं। लेकिन डिस्टर्बेंस यूनिट है। लेकिन एक सवाल मैं अब आपसे ये भी करना चाहूंगा कि अगर डॉक्टर असदुल्ला को ये लगता है कि जो एग्जिट पोल के आदाद शुमार है वो हकायक के बहुत करीब हैं या बिल्कुल हकायक के बिल्कुल आसपास हैं, तो ऐसे में डॉक्टर असदुल्ला को ये किन बुनियादों पर लगता है? मतलब ठीक है आपने दौरा किया, लेकिन आपने पाया क्या? आपने कौन से ऐसे मुद्दे पाए? आपने कहां कमी देखी एनडीए की स्ट्रैटेजी में? आपने कहां मजबूती देखी अज़ीम इत्तेहाद की स्ट्रैटेजी में? असदुल्ला साहब। जी, मैं बता रहा हूं कि इन्हें जो नीतीश जी का जो फर्स्ट फेज था वो काफी अच्छा था, इन्होंने काम किया, बिहार में बहुत अच्छा काम किया था। और सेकेंड फेज भी इनका मिला जुला कर ठीक था। थर्ड फेज से जेडीयू नीतीश जी की सरकार है वो गड़बड़ाई है। और जो मेजर प्रॉब्लम अभी जो इन्हें घाटा हुआ है, तो उसमें हमारा मानना है कि ये कोरोना में तो आपने देखा होगा कि तेजस्वी जी हमेशा कहते रहे कि इलेक्शन नहीं हो, लेकिन इलेक्शन हुआ। और क्या कहते हैं कि जब हुआ तो कोरोना से प्रॉब्लम, और उसमें जो हमारे प्रवासी भारतीय जो है पूरे जो है दिल्ली से जो चले और गुजरात, अहमदाबाद, बॉम्बे, हर जगह से जो चले पैदल, और आपको जानकारी तो है ही है। मैं बताऊं कि हमारे बिहार में दरभंगा की एक लड़की अपने फादर को गुड़गांव से साइकिल चलाकर और लेकर के दरभंगा पहुंची। तो इसका नीतीश जी को जो है आप कहिए एनडीए को कहिए, इसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और सेकेंड जो है कि इन्होंने जितने वादे पहले किए हैं पहले हर एक इलेक्शन में, उस पर कहीं पे इन्होंने मतलब सही नहीं उतरे। और अभी जो प्रॉब्लम हो गया, आपको ये भी जानकारी होगी कि हमने कई रविश कुमार ने स्पेशल रिपोर्टिंग दिखाई थी। आपका ये कहना है कि जो कोरोना एक बहुत बड़ी वजह है जिसने नीतीश कुमार की जो जमात है या फिर एनडीए का कुंभा है उसे शायद हार का मुंह देखना पड़े, और यही आदादशुमार जो है बता रहे हैं एग्जिट पोल के नतीजे। हमारे साथ आदिल हसन आजाद जुड़ चुके हैं, एमआईएम के लीडर हैं और एमआईएम यूथ के प्रेसिडेंट है बिहार में। आदिल हसन आजाद, एग्जिट पोल जो है वो लगभग तमाम एग्जिट पोल ये इशारा दे रहा है कि बिहार में अज़ीम इत्तेहाद की सरकार बनने जा रही है। खुद जो चाणक्य टुडेज के साथ नेटवर्क 18 का जो एग्जिट पोल है उसके भी आदाद शुमार हमने दिखाए हैं, वो 180 करीब दे रहा है। मैं आपसे पहले इस पर रिएक्शन लेना चाहता हूं। पोल पे हम नहीं विश्वास, हम जनता की अदालत में गए हैं, जनता का जो फैसला कल इस वक्त तक आ जाएगा। जनता की अदालत में गए हैं और जनता का जो फैसला कल इस वक्त तक आ जाएगा। जनता जिसको ताजपोशी करना चाहेगी इंशाल्लाह वो करेगी।
इसलिए क्योंकि टीएस ये जो चाणक्य की बात करें 2015 में बीजेपी को एनडीए को 155 सीटें लोग दे रहा था और क्या हुआ, रिजर्व की सरकार बनी। और आज जो जनता की अदालत है, एक दिन की तो बात है, मुश्किल से आपको 16 से 17 घंटा बचे हैं, सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बिहार की आवाम समझदार है, बिहार की आवाम जो फैसला लेगी सबको मानना है, चाहे टीवी चैनल। मतलब आपको ये लग रहा है कि अजीम इत्तेहाद की सरकार नहीं बन रही है तो क्या एनडीए की सरकार बनने जा रही है, आप ये कहना चाह रहे हैं? अगर आप एग्जिट पोल के इन आंकड़ों पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं तो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोलना, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अजीम इत्तेहाद बन रही है एनडीए बन रहा है, ये बोलना मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अजीम इत्तेहाद बन रही है एनडीए बन रहा है। ये जो एग्जिट पोल है इस पे नहीं है, ये एग्जैगरेटेड फॉर्म है। लेट वेट फॉर 15 to 16 आवर, लेट द मैंडेट कम, जो जनता की अदालत में फैसला आएगा वो सबको मानना है। एग्जिट पोल पर इतना क्यों माथा कप्पी करना है, क्योंकि एग्जिट पोल कभी एग्जैक्ट पोल नहीं रहा है और हमेशा आपने बदला है। 2015 का ये चाणक्य ने 155 सीट एनडीए को दिया था और रिजल्ट क्या निकला, भाजपा को सिर्फ 53 सीट आई थी। तो आदिल हसन आजाद को क्या लगता है कि एमआईएम या फिर जो ग्रैंड सेकुलर डेमोक्रेटिक फ्रंट है वो कितनी सीटें लेकर आ रहा है? हम एग्जिट पोल के आंकड़ों को किनारे कर देते हैं, छोड़ देते हैं उसे, आदिल हसन आजाद के अंदाजे की बात करते हैं। ये बहुत अच्छे से जीत रहे हैं, सीमांचल में हम जीत रहे हैं, जो हमारी सीट है हम बहुत मजबूती से लड़े हैं। अवाम के बीच में बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी साहब और अकबर साहब की मकबूलियत, क्योंकि उन्होंने जो लॉकडाउन हो या ट्रिपल तलाक हो, सीए हो, एनआरसी हो या ब्लड का मामला हो, हर में एमआईएम बैरिस्टर साहब, अख्तरुल साहब, अकबर साहब खड़े रहे, इसलिए हम जीत रहे हैं। हम किशनगंज पार्लियामेंट्री सेगमेंट में हम जीत रहे हैं, हम जोकी में जीत रहे हैं, हम बायसी जीत रहे हैं, हम अमोर जीत रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहादुरगंज जीत रहे हैं, ये जीत रहे हैं। ये इंशाअल्लाह ताला कल आप इस वक्त रहिएगा और अल्लाह ने चाहा तो जीत का सर्टिफिकेट हमारे एमएलए के पास रहेगा और हम आपके सामने शुक्रिया, आवाम का शुक्रिया, अपने अल्लाह जी। तो लेकिन एक बात यहां पर आदिल ये है कि एमआईएम मान लीजिए कि वो तमाम 6 सीटें जीत जाती जिसके नाम आपने गिनाए हैं, लेकिन ये क्या आपको मुमकिन लग रहा है कि जीडीएसएफ जो है वो अकेले, यानी जीडीएसएफ खुद सरकार बनाने की पोजीशन तक आ सकती है? आरजेडी हो, बीजेपी हो, जेडीयू हो, कांग्रेस हो, किसी पार्टी में उतना, आरजेडी हो, बीजेपी हो, जेडीयू हो, कांग्रेस हो, किसी पार्टी में उतना दम नहीं है कि अकेले सरकार बनाए। ये आप टीवी चैनल, मैंने इसीलिए जीडीएसएफ की बात की। क्या जीडीएसएफ यानी ये जो अलायंस है आपके 5-6 पार्टियों का, क्या ये अलायंस सरकार तक? सुनिए जी हाँ, अच्छा कर रहा है। बहुजन समाजवादी पार्टी में जीत रही है, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी जीत रही है, जनता दल समाजवादी डेमोक्रेटिक। लेकिन मैं आदिल से ये भी जानना चाहता हूं, आदिल हसन आजाद से, कि बिहार में आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनने जा रही है? आप छोड़ दीजिए एग्जिट पोल के आंकड़ों को। देखिए, बीजेपी की तो नहीं बन रही है इंशाअल्लाह ताला, बीजेपी की तो नहीं बन रही है, तय है कि बीजेपी नहीं बन, फिर देखिए क्या किसकी। तो अगर बीजेपी की नहीं, यानी कि आपकी जुबान में अगर बीजेपी या एनडीए की नहीं बन रही तब तो फिर ये चाणक्य टुडे और नेटवर्क 18 का एग्जिट पोल सही है? ये इसका सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूँ, बीजेपी की नहीं बन रही है, ये बात बोल सकता हूँ। किसकी बनेगी ये बिहार की आवाम तय कर लिया है, उन्होंने वोट दे दिया और बिहार की आवाम एक बेहतर फैसला ली है इंशाअल्लाह ताला, वो बेहतर फैसला नतीजा जी। डॉक्टर असदुल्लाह, बहुत लगता है डीप ऑब्जर्वेशन है आदिल हसन आजाद का, और इन्हें पूरा यकीन है कि इन्हें जो जानकारी अपने पार्टी वर्करों से या फिर जिनके अलायंस के वर्करों से मिल रही है, ये बहुत पुरुम्मीद है इस बात को लेकर। लेकिन एक बात वो ताल ठोक कर कह रहे हैं कि बीजेपी की या एनडीए की सरकार नहीं बनने जा रही है, यही कहना ना आदिल साहब? असदुल्लाह साहब, मेरा आपसे ये रिएक्शन है कि अगर बीजेपी या एनडीए की सरकार नहीं बनने जा रही है तो फिर कोई हवाई कोई और तो नहीं पहुंच जाएगा ना? अगर ये ए नहीं तो फिर बी, मतलब कहां? या फिर हंग असेंबली, क्या कहना चाह रहे हैं असदुल्लाह साहब? आप कैसे, मतलब क्या समझ पा रहे हैं आप इसे? महाराष्ट्र में देखिए ना। नहीं, बिल्कुल मैं मुझे जो इन्फॉर्मेशन है पूरे बिहार से, बिल्कुल गांव से हमें इन्फॉर्मेशन लिया है, बिल्कुल हंग असेंबली की कोई स्कोप नहीं है और एनडीए की भी कोई स्कोप नहीं है। एक ही स्कोप है यहाँ पे कि महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, एक ही स्कोप है। ठीक है। आदिल हसन आजाद, मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि कौन कौन से मुद्दे या फैक्टर्स ऐसे रहे जो आपके फेवर में इस बार गए हैं? 15 से जब 2016 में बाढ़ आया था सीमांचल में, तो किसी ने आवाज नहीं उठाई, बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी साहब ने पार्लियामेंट में उठाई। 2017 में 100 साल पुराना रिकॉर्ड बाढ़ में तोड़ा सीमांचल में, किसी ने आवाज नहीं उठाई।
बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर साहब ने पूरी रिलीफ टीम भेजी, मेडिकल टीम भेजी, यहाँ पर मेडिकल कैंप लगा और लगभग 34 जगह मेडिकल कैंप सीमांचल में। जब भी एएमयू का मसला हो, सुरजापुरी रिजर्वेशन का मसला हो, महानंदा बेसिन का मसला हो, सीमांचल को स्पेशल स्टेटस की बात हो, सीमांचल को इकोनॉमिक पैकेज की बात हो, ट्रिपल तलाक का मुद्दा, हर सीमांचल के मुद्दा के साथ, बिहार के मुद्दा के साथ, तो इन मुद्दों की बुनियाद पर आपको लग रहा है कि एमआईएम को कामयाबी मिलेगी या जीडीएसएफ को कामयाबी मिलेगी? हमारे साथ अनवर हुसैन जुड़ चुके हैं, तर्जुमान आरजेडी। अनवर साहब, आपका बहुत इस्तकबाल है, थोड़ी ताखीर हो गई आपको हमसे जुड़ने में या हमें आपसे जुड़ने में, जिस तरह से पकड़ लें, लेकिन सवाल ये इस बात को लेकर है कि क्या एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं आप उस पर भरोसा पूरा का पूरा कर पा रहे हैं, या फिर आपको ये लग रहा है कि इन आंकड़ों से भी आगे आपके नंबर्स आ जाएंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप ना ही आ पाए? मैं अभी भी आपकी स्क्रीन पे नहीं हूं। जी हाँ, लेकिन आवाज हमें मिल रही है, आपको मेरी, मुझे आपकी। हाँ, आपकी आवाज मिल रही है मुझे। जी हाँ, सवाल दोहराएं आप। हाँ बिल्कुल, सवाल ये था कि चंद घंटे हैं फैसले के ऐलान के लिए, लेकिन जो एग्जिट पोल के जो आदाद शुमार हैं, खुद जो चाणक्य न्यूज 18 नेटवर्क का जो एग्जिट पोल है वो भी महागठबंधन को 180 तक सीटें दिला रहा है। क्या ये मतलब आप इससे मुतमईन नजर आ रहे हैं? क्योंकि जो विरोधी खेमा है, जो मुखालिफ जो जमात है या इत्तेहाद है, वो कह रहे हैं कि इस पे हम यकीन नहीं कर सकते एग्जिट पोल के आंकड़ों पर। वो यकीन न करे, हम भी एग्जिट पोल के ऊपर नहीं जाते हैं, लेकिन हम अवामी मूड के ऊपर जाते हैं, और अवामी मूड साफ बता रही थी कि आरजेडी की लहर है, लहर नहीं बल्कि आंधी है, और आरजेडी आ रही है। और उसकी जो एग्जिट पोल जो वहाँ चाणक्य का है वो तकरीबन करीब है हमारी अपनी एक्सपेक्टेशन, हमारी उम्मीदों के, तवक्कात के से। तो गोया के नई सरकार, आरजेडी की सरकार, अजीम इत्तेहाद की सरकार आ रही है, इस पर कोई शक नहीं बचा है, लेकिन शक की गुंजाइश नहीं है कि सरकार कल किसकी बनेगी या किसके हक में फैसला आ जाए। फैसला बसों में बंद हो चुका है और वो फैसला हमारे हक ही में महफूज है। अच्छा, आपने तो लगभग तमाम एग्जिट पोल का मुशाहिदा किया होगा, आपका जो अपना अंदाजा है वो आपका अंदाजा किस एग्जिट पोल से ज्यादा सही बैठ रहा है? देखिए, एग्जिट पोल की मुझे नाम तो याद नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि जो भी एग्जिट पोल हमें 150 से ऊपर लेकर जा रहा है वो करीब है, वो सही कह करीब। तो आप न्यूज 18 नेटवर्क को सही मानते हैं इस हवाले से? ठीक है, कल की बात कल करेंगे, लेकिन आज तक सही मानते हैं? उसने 180 11 कम या 11 ज्यादा की बात कही है। कितने में? 180 अजीम इत्तेहाद। ये नहीं, ये तो चाणक्य का है, आपका है, न्यूज 18 बिल्कुल हमारा है, चाणक्य न्यूज, चाणक्य जो है, चाणक्य टुडे और नेटवर्क 18 का एक साथ है। ये अरे दोनों के एक साथ है, तो आप करीब हैं। आप अच्छी बात। बहरहाल चलिए, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि किन मुद्दों के बुनियाद पर आखिर ऐसा क्या करिश्मा हो गया, अनवर साहब, ऐसा क्या करिश्मा हो गया कि जिस चेहरे के नाम पर पार्टियां छिटकती चली जा रही थी, आरएलएसपी छिटक कर चली गई, वीआईपी छिटक कर चली गई, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा छिटक कर चला गया कि ये हमें तेजस्वी यादव की क़यादत पे भरोसा नहीं है, फिर आखिर ऐसा क्या करिश्मा हो गया 15 से 20 दिनों के अंदर के आपको लगता है कि आप यहां तक पहुंच जाएंगे? बात भरोसे की नहीं थी, उन्हें तेजस्वी यादव की लीडरशिप पे भरोसा था, इसी वजह से वो आखिर वक्त चिमटे हुए थे तेजस्वी यादव से। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये छोटे छोटे लीडर्स हैं, इनकी अपनी फॉलोइंग है नहीं, लेकिन उसके बाद भी ओवर एम्बिशियस हो चुके हैं। सब चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं, सबको भी ओवर एम्बिशियस हो चुके हैं। सब चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं या सबको डिप्टी चीफ मिनिस्टर की गारंटी चाहिए। हमारे नेता, हमारी पार्टी का असेसमेंट है कि किस लीडरशिप की और किस लीडर की कितनी ग्राउंड वैल्यू है, उस लिहाज से उनको सीट हमारी पार्टी की तरफ से ऑफर की जा रही थी। उन्होंने नहीं माना, वो दूसरी तरफ चले गए वो, तो उसमें हमारा ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। नुकसान अगर कहीं से हुआ है तो भाजपा ही का हुआ है। इसके पीछे क्या वजह है, ये कैसे हो गया? और आगे आपका सवाल? अब देखिए, चूंकि हम इस वक्त कास्ट की हम बात नहीं करना चाहते हैं, पहली बार बिहार में इलेक्शन उन मुद्दों पे हो रहा है, कास्ट के मुद्दे, जाति के मुद्दों पे नहीं हो रहा है, धर्म के मुद्दों पे नहीं हो रहा है, कम्युनिटी कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर नहीं हो रहा है। पहली बार ये हो रहा है कि हमारी पार्टी ने, असल में हुआ ये कि जी अनवर साहब, आप अपने ईयरफोन पर भरोसा करें, अपनी इत्तेहादी पे भरोसा करें, ईयरफोन पर भरोसा करें। आप वो म्यूट कर दें आप टेलीविजन का ऑडियो। जी हाँ, आपकी आवाज कभी आ रही कभी जा रही है।
मिल पा रही है आवाज? जी बोलिए अनवर साहब। चलिए, आपकी आवाज आ रही है? हाँ जी बोलिए। मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल बिल्कुल बोलिए। मेरी आवाज मिल रही है जी। तो मैं ये कह रहा था कि असल में एनडीए को यह अंदाजा नहीं था कि एनडीए हमारी लीडरशिप को और हमारी पार्टी को दोनों को अंडरस्टिमेट करके चल रही थी, और शायद एनडीए इस बात पे खुश थी कि हमारे जो मुख्यमंत्री का जो चेहरा, हमारा चीफ मिनिस्टर का चेहरा जो बाहरा जा रहा था, वो तेजस्वी जी का चेहरा था। यंग है, उनकी नजरों में इनएक्सपीरियंस है, नातजुर्बाकार है, तो इनको लगा कि हम आसानी से इनको ले लेंगे। लेकिन ये पता नहीं था कि 29 साल नौजवान हमारे इलेक्शन में ऐसे एजेंडे लेके चला आएगा जो इनको खानिचित कर देगा। ये समझ रहे थे कि बिजली दिखा देंगे और इसके बाद जो है तमाम आवाम जो है इनके पीछे बह जाएगी। इनको पता नहीं था, इनको अंदाजा नहीं था कि इस प्रदेश में, क्या मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल बिल्कुल मिल रही है, आप बोलते जाएं। आवाम का असल, जनता का असल एजेंडा, आवाम की असल जो परेशानी थी वो भूख थी, बेरोजगारी थी, पलायन था, औरतों की जो असल जो प्रॉब्लम है एक बड़ी आबादी की, तो उनके शौहर, उनके हस्बैंड मजदूरी की वजह से, जॉब की वजह से, रोजगार की वजह से उनसे 500 किलोमीटर दूर, 1000 किलोमीटर दूर, 2000 किलोमीटर दूर, 3000 किलोमीटर दूर जाने पर और रहने पर मजबूर है। इन तमाम सिचुएशन से 15 साल में ये सरकार आंख बंद करके बैठी रही। हमारी पार्टी ने उसी को मुद्दा बना दिया इलेक्शन का। तो हमारी पार्टी पहले दिन से आकर इलेक्शन के ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गई। उसने जैसे चाहा इलेक्शन को मोड़ा और सारी पार्टियां मजबूर हो गई उसी एजेंडे पर चलने की। भारतीय जनता पार्टी ने पहले जिन्ना का राग गाया, पाकिस्तान का राग गाया, उसके बाद जब उन्होंने देखा कि हमारी कम्युनिस्ट पार्टियों से अलायंस हो रहा है, उन्होंने उग्रवाद का नारा दिया, उसके बाद जंगल राज का नारा देना शुरू किया और आखिर में वो फिर पुलवामा पे आ गए। तो भाजपा ने पूरी कोशिश की कि इलेक्शन को पहले वो कम्युनल बेसिस पर पोलराइज करें, तो वो उनका डाउन नहीं चला तो उन्होंने जंगल राज की बात करनी शुरू की और जाति की बुनियाद पर पोलराइज करना शुरू किया। लेकिन हमारी पार्टी ने और हमारी लीडरशिप ने, उसकी विजन ने इस बार ऐसे मुद्दों को पकड़ा जिस पर हमारी बिहार के प्रदेश मुत्तहिद हो गई और न ये उसको कम्युनिटी के ऊपर डिवाइड कर पाए, न जाति के ऊपर डिवाइड कर पाए, न धर्म के। जी बिल्कुल, मैं इसी बारे में जैसा डॉक्टर असदुल्ला साहब से बात करना चाहूंगा। डॉक्टर असदुल्ला, क्या आपको भी लग रहा है कि इस बार का बिहार का इंतखाब जो है, जिस बात के लिए बिहार मशहूर है कि बिहार में सब कुछ चाहे तो छूट जाए, राजनीति नहीं छूटती, लेकिन इस बार शायद वो राजनीति जो है वो कास्ट सिस्टम से अलग हुई है और इस बार लोग जो है वो कास्ट वाले सोच से अलग उठकर मुद्दों के, यानी जो मकामी मुद्दे हैं उनकी बुनियाद पर इलेक्शन हुआ, वोटिंग हुई? जी बिल्कुल। मैंने पहले भी कहा आपको कि कोरोना की वजह से इन लोगों ने एनडीए की सरकार को प्रॉब्लम आया और खास तौर से जो पूरे बिहार के लोग और पूरे हिंदुस्तान के लोग जो दिल्ली, बॉम्बे में, गुजरात में हर जगह पे काम करते थे, वो जिस परेशानी से 1000 किलोमीटर 1500 किलोमीटर पैदल चल करके आया, उसमें बहुत अंदरूनी गुस्सा था। गांव में लोगों के बीच में गुस्सा था और तेजस्वी जी ने देखा कि जो यूथ है, हम जो पहले कहते थे बिहार में कि MY समीकरण, मुस्लिम और यादव समीकरण से बहुत पॉपुलर पूरे हिंदुस्तान में ये कॉम्बिनेशन हुआ, लेकिन इस बार क्या हुआ, MY तो रहा ही, M+Y हो गया। अच्छा। Y के मतलब यूथ हो गया। यूथ पूरी तरह से दीवाना हो गया तेजस्वी के नाम पे, तेजस्वी जी के नाम पे, और इसका बेनिफिट जो है तेजस्वी जी ने उठाया। और आप मार्क कीजिए कि पूरे हिंदुस्तान से प्राइम मिनिस्टर, कितने सारे चीफ मिनिस्टर्स, MP, मिनिस्टर्स, MLAs, कैंडिडेट्स, सारे लोग यहां से वहां तक लगे रहे, लेकिन उसके सामने एक बंदा सिर्फ दिखता रहा और वो अकेला तेजस्वी यादव। और आपने मार्क किया होगा कि जैसे माइनॉरिटी क्षेत्र में जा रहे हैं तो मुस्लिम जो माइनॉरिटी के बड़े लीडर्स तो उनको लेकर आदमी जाता है और स्पीच कराता है। आप जो है भूमियार के एरिया में जा रहे हैं तो उनको ले जाया जाता है, आप राजपूत के क्षेत्र में जा रहे हैं उनको ले जाया जाता है, लेकिन और सीनियर लीडर को ले आया। लेकिन इस बार आप देखा कि सारे सवाल का एक जवाब है और सिर्फ एक जवाब क्या है, तेजस्वी यादव। अच्छा, आपने मार्क किया। और आदिल हसन आजाद, मैं आपसे भी इस पर रिएक्शन लेना चाहूंगा। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि MY हो गया, या मतलब कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ हाई फाई हो गया, बल्कि सिर्फ और सिर्फ जो बिहार की आवाम है उसने मुद्दों की बुनियाद पर जो तरक्की उन्हें चाहिए थी नहीं मिली, उसकी बुनियाद पर जो नौकरी चाहिए थी नहीं मिली, उसकी बुनियाद पर वोटिंग हुई है? ना तो कश्मीर चला, ना फिर कहीं और पाकिस्तान चला, ना कुछ चला। आदिल हसन आजाद, बीजेपी तो चाहती है कि बिहार का चुनाव पाकिस्तान से
जाए या दूसरे पोलराइजेशन क्योंकि बीजेपी का एजेंडा आप हमेशा प्रधानमंत्री को देखे हैं गुजरात में देखा कभी अहमद पटेल का नाम ले आते हैं, हमेशा प्रधानमंत्री को देखे हैं गुजरात में देखा कभी अहमद पटेल का नाम ले आते हैं, कभी पाकिस्तान ले आते हैं, लेकिन बिहार के आवाम समझदार है। ये पलायन बहुत बड़ा मुद्दा था, ये टोटल फेलियर ऑफ नीतीश कुमार जी के गवर्नमेंट की थी और केंद्र सरकार ने भी बिहार को कुछ नहीं दिया, खाली नाम की डबल इंजन की सरकार थी। इन्होंने मैंडेट का धोखा दिया, ये भी एक अवाम में था कि 2020 जी ने कहा था मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे और रातों रात भाजपा में चले गए। उसके यही नीतीश जी ने कहा था आरएसएस मुक्त भारत बनाएंगे, फिर आरएसएस की गोद में चले गए। पलायन मुद्दा सीमांचल के साथ हक तलफी हुई। एक सुई का कारखाना सीमांचल में नहीं खोल पाया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का सेंटर तक नहीं खोल पाया। नीतीश जी का एक लंबा फेरिस्ट है फेलियर का। तो इसके जनता को जब मौका मिलता है तो जनता भी जवाब देना चाहती है और बैलेट से बड़ा जवाब कोई देखे तो जनता ने एक बेहतर जवाब दिया। अब देखिए कल क्या होता है। चलिए कल क्या होता है इसी का इंतजार सबको रहेगा। थोड़ी तकनीकी दिक्कतें आई, माजरत चाहूंगा, लेकिन आप सब लोग इस बात को यकीनी समझ लें और नाज़रीन आप भी कि सबसे पहले और सबसे दुरुस्त नताइज देखने के लिए कल सुबह से न्यूज़ 18 उर्दू देखना ना भूलें। बहुत शुक्रिया, आदाब।